अनसॉल्व्ड 2025 हम लोग कर रहे थे, उसका सेट 2 चल रहा था जिसका कोड है IY, और इसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा है। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 के खा पार्ट तक कर चुके थे, गा पार्ट से स्टार्ट करेंगे। गा पार्ट सामने है और ये क्वेश्चन अवकल समीकरण चैप्टर से है। तो y dx इक्वल्स टू निगेटिव टर्म उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर dy, निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव। सिंपल तो है नहीं कि dx की तरफ x वाले हो पाए, तो फिर हम लोग आगे ट्राई करेंगे। dx ओवर dy बनाएंगे, dy हम लोग इधर ले लेंगे, x को उधर ले लेंगे, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, dy यहाँ ले लिया और y वहाँ ले लिया। अब dx ओवर dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, y दोनों के बटे में कर दो, y कट गया। इसको इधर ले आते हैं, प्लस x अपॉन y इधर आया तो माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y। अब इसे हम, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x में, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। dx ओवर dy प्लस px बराबर q से तुलना कर दें। अब क्या करना है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो पहला टर्म इक्वल है x के इक्वल है, तो p जो है वो -1 अपॉन y हो जाएगा। p कितना हो जाएगा, -1 अपॉन y हो जाएगा। और q कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। q कितना हो जाएगा, 2y। तब तक बच्चे देखते रहेंगे, इनको बता दो थोड़ा सा बस। तो हम लोगों ने कंपेयर किया तो p की वैल्यू -1 अपॉन y और q की वैल्यू 2y आ गई। अब IF निकालें, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू है -1 अपॉन y dy, माइनस बाहर आया 1 अपॉन y का log y, 1 अपॉन y का log y, फिर ये माइनस चिन्ह यहां से ऊपर जाएगा, log y टू दी पावर -1। वो एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n log m, तो अगर ये माइनस आगे आ सकता है तो माइनस यहां से ऊपर भी जा सकता है। फिर एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, e की पावर log x होता है। e और log दुश्मनी होती, दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। खैर ये तो ट्रिक है। बाकी e की पावर log x होता है, ये दोनों निपट गए तो y की पावर -1 आ गया। दिस इज IF। और जब IF निकल आता है तो उसके बाद हम एक फार्मूला होता है हमारे पास में, वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है, चूंकि x में लीनियर है तो फार्मूला x से शुरू होता है इसका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, प्लस c भी जोड़ दीजिए या इंटीग्रेशन के बाद जोड़ दीजिएगा। IF की वैल्यू क्या है, y की घात -1 को नीचे उतार लो, घात -1 नीचे आई +1, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन y। और q क्या है, q है 2y, q क्या है 2y, और यहां पर सॉरी dy होगा, ठीक है, q dy, और y से y कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, x इंटू 1 x अपॉन y, 2 1 कम 2, 2 यहां से बाहर आया, कांस्टेंट है, 1 dy y होता है, 1 dy y प्लस कांस्टेंट क्या c। फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा x बराबर, y को उधर भेज दो, 2y की गुणा हो गई y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस cy, x बराबर 2y स्क्वायर प्लस cy, एंड दिस इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन था 6 का गा पार्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 का घा। ये क्वेश्चन लिया गया है रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर से, और क्वेश्चन ये है कि z बराबर 8x प्लस 5y लिखा है, इसका अधिकतम मान आलेखी विधि से निकालना है, जबकि कंडीशन सामने है, 5x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 15, ठीक है, दूसरी भी सही लिखी है और तीसरी चौथी भी, ठीक। तो अब क्या करा जाए, एक एक असमीका, इन सवालों को, इसको हल करने का तरीका ये होता है, पहले सारी असमीकाओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, जितनी असमीकाएं हैं इनको ग्राफ पर लिखते हैं। चलिए, तो 5x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 15 का हल समुच्चय। सबसे पहले हम लोग इसका हल समुच्चय यानी वो बिंदु ढूंढेंगे जो इसको संतुष्ट करते हैं।
यहां पर लिखेंगे इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। लेस देन हटा करके हम लोग यहां बराबर लगाएंगे। इक्वेशन नंबर इसे बना लेंगे 5। अब हम पता करेंगे कि ये रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहां कहां पर काटती है। समझना, कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जहां काटेगी वहां वाई 0 रहता है, एक्स अक्ष को जहां काटेगी वहां क्या 0 रहता है, वाई 0 रहता है। और जब वाई को हम 0 करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। और वाई अक्ष को रेखा काटेगी वहां एक्स 0, जब एक्स 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, 3 5 15। तो ये रेखा एक्स अक्ष को बिंदु ए 3,0 पर और वाई अक्ष को बिंदु बी 0,5 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए भी व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 2x + 5y < 10 का हल समुच्चय है। लिखेंगे इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। लेस देन हटाओ, बराबर लगाओ। इक्वेशन नंबर क्या है बताओ, 6। अब पता करो ये रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष को कहां कहां पर काटती है। कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जहां काटेगी वाई 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 5 10 5 आ जाएगा। फिर वाई अक्ष को जहां काटेगी वहां एक्स 0 रखेंगे, जब एक्स को 0 रखेंगे तो ये भी टर्म खत्म हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये पता चला ये रेखा एक्स अक्ष को बिंदु सी 5,0 पर और वाई अक्ष को बिंदु डी 0,2 पर प्रतिच्छेद करती है। बाकी अंतःखंड रूप में बदल करके भी हम पॉइंट निकाल सकते थे। इन दोनों का मतलब हेडिंग डाल के यहां लिख देंगे, इन दोनों का मतलब कि इनका हल प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अब चलिए क्या करते हैं, इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, रेखाओं को, इससे संबंधित रेखाओं को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाए। ग्राफ पेपर लेंगे, पेपर में मिलेगा आपको ग्राफ पेपर। ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। फिर x पर 3 y पर 0, x पर 3 आ जाइए, 1 2 3, x पे 3 y पे 0, तो 3,0, x पे 0 y पे 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये पहला पॉइंट हो गया 3,0 और दूसरा पॉइंट हो गया 0,5। ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। ठीक है, अब हम ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो 3 0 और 0 5 से जा रही है। लाइन जो है वो ये है 5x + 3y = 15। देखना ये रहता है कि ये रेखा का हल इस तरफ है या उस तरफ है। तो बेहतर तरीका ये है कि मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। किससे संतुष्ट कराएंगे? सबसे अच्छा बिंदु मूल बिंदु है संतुष्ट कराने के लिए। अगर मूल बिंदु संतुष्ट करे तो इसका हल इधर होगा और नहीं संतुष्ट करे तो हल उधर होगा। तो चलिए 0 0 से संतुष्ट कराते हैं। 0 0 से संतुष्ट कराने पर जब यहां पर आप 0 0 रखोगे, x को 0 करोगे तो ये 0, y को 0 करोगे 0, 0 + 0 0, 0 < 15। ये सही है गलत है? बात है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 तो छोटा ही होता है 15 से। तो मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, यानी इधर के सब संतुष्ट करेंगे, यानी इसका हल इस तरफ ही होगा। इसका हल मूल बिंदु की तरफ होगा, उधर के कोई संतुष्ट नहीं करेंगे। अगली लाइन पे आते हैं। अगला क्या है? 5 0 0 2। अगला है 5 0 1 2 3 x 4 5, x पे 5 1 2 3 4 5, y पे 0, तो 5 0 और 0 2, x पे 0 y पे 2 1 2। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया जाए। ये जो पिंक वाली लाइन है वो ये है कि 2x + 5y = 10, और ये जो पॉइंट है वो है 5, 0, और ये जो पॉइंट है वो है 0, 2। अब चेक करें कि इसका हल इस तरफ है या उस तरफ है। कैसे चेक होगा? मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ, अगर संतुष्ट करे तो हल इधर, नहीं तो उधर। तो चलिए 0 0 से संतुष्ट करा लेते हैं, यहीं पर जगह भी है। 0 0 से संतुष्ट कराने पर कराइए संतुष्ट।
जब हम 0 0 संतुष्ट कराएंगे तो यहां पे 0 रखेंगे, 0 गुणे 2 0, 0 गुणे 5 0, 0 प्लस 0 0, 0 छोटा है 10 से। हाँ जी बिल्कुल सही है, 0 छोटा होता है 10 से, जो सही है। तो मूल बिंदु बेटा इसे भी संतुष्ट कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा तो इसका हल भी किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। अब क्या करें, इसका मतलब हमें इस लाइन के भी नीचे रहना है, इसके भी नीचे रहना है, दोनों के नीचे रहना है। और ये दोनों कह रही है कि पहले चतुर्थांश में रहिए। कहां रहिए, पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश का वो हिस्सा चाहिए जो इस रेखा के भी नीचे हो और इसके भी नीचे हो। तो दोनों के नीचे और पहले चतुर्थांश में हिस्सा ढूंढेंगे तो ये मिलेगा बेटा। इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जो दी गई सभी असमीकाओं को संतुष्ट करे, क्योंकि ये इसके भी नीचे है, इस लाइन के भी नीचे है और पहले चतुर्थांश में है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो इसे संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे हैं, इसे संतुष्ट कर रहे हैं इसके नीचे और पहले चतुर्थांश में। अब क्या करना है, अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है P। इन रेखाओं को हम सॉल्व करेंगे और P पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब दूसरा स्टेप ये होता है कि हम कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। सुसंगत क्षेत्र के कॉर्नर पॉइंट हम लोग निकालते हैं। तो सुसंगत क्षेत्र के कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, देखिए एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। P पॉइंट निकालेंगे। इन दोनों रेखाओं को हल करना है बेसिकली। तो कैसे हल किया जाए, रेखाएं थोड़ी सी देख लो एक बार ध्यान से। रेखाएं इस प्रकार हैं कि इस रेखा को और उसको हल करना है, इक्वेशन 5 और 6 को। यहां 5 है, यहां पर 2 है, इसमें 2 से गुणा कर लो, उसमें 5 से कर लो। चलिए करते हैं। तो समीकरण नंबर 5 में 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण नंबर 5 में 2 से कर देते हैं, वहां 2 से कर दो, यहां 5 से कर दो। समीकरण नंबर 6 में 2 से कर दो, इसमें कर दो 2 से और इसमें कर दो 5 से, और फिर 2 घटाओ। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा करिए। 2 पंचे 10x प्लस 2 तियां 6y, 2 पंचे 10, 2 तियां 6 और 15 दूनी 30। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करा तो 2 पंचे 10, 2 तियां 6 और 15 दूनी 30। इसमें 2 से करिए, ऊपर 5 से करिए। 5 दूना 10x, 5 25y और 5 धाम 50, घटा दीजिए। तो 6 में से 25 जाएगा तो माइनस का 19y, 30 में से 50 गए माइनस का 20 और y बराबर हो जाएगा 20 बटे माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 20 बटे 19। x कैसे लाओगे, 2x प्लस 5y की वैल्यू 10 है, प्लस का 5y उधर गया तो माइनस 5y, y का मान कितना 20 बटे 19, 19 गुणे 10 हो जाएगा 190, 20 पंचे 100, 19 गुणे 10 190, 20 पंचे 100 बटे 19 बराबर 2x। 190 में 100 जाएगा तो 90 बटे 19, 2 से काटोगे तो 2 चक्कू 8, 1 9, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 45 बटे 19। तो ये पॉइंट बना 45 बटे 19। x का मान पहले लिखते हैं, फिर y का मान 20 बटे 19। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है, हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। और कॉर्नर पॉइंट निकल आए हैं अब, और कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट और एक तरफ हम लोग z का मान लिखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट अपने हैं 0,2 और 45 बटे 19, 20 बटे 19 और तीसरा है 3,0, 0 0। कॉर्नर्स का मतलब यह है कि जो किनारे ये हैं, इसके किनारे हैं, सुसंगत क्षेत्र के किनारे हैं जो। ठीक है, तो z बराबर क्या था, बुक से देख लेते हैं एक बार। z बराबर था, z बराबर कितना था, 8x प्लस 5y था। अब कॉर्नर पे वैल्यू निकालना शुरू करो। x को हम 0 रखेंगे, 8 इंटू 0, और y को हम 2 रखेंगे। x को 0 और y को 2 रख दो तो ये खत्म हो गया। 0 गुणे 8 0, 5 दूनी। x को हम 45 बटे 19 रखेंगे और y को हम 20 बटे 19 रखेंगे।
अब क्या होगा, x को हम 3 रखेंगे और y को हम 0 रखेंगे। ये 0 हो गया और 8 3 24, और 0 0 पर तो मान मिनिमम मैक्सिमम नहीं लेते, वो 0 ही है, खैर छोड़ दीजिए उसे। 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगे 4, और 8 चक्कू 32 और 4 36, 360/19, और 20 पंचे 100, 100/19, तो 360 और 100 हो जाएगा 460/19। अब देखना यह है कि इसमें से सबसे बड़ा मान क्या है। देखो ये तो छोटा है ही, इन दोनों में डिसाइड करना है। तो पहले 460 को आप 460 को 19 से भाग करिए, और देखिए 24 से बड़ा आएगा तो ये मैक्सिमम है, और छोटा आएगा तो फिर ये मैक्सिमम है। 19 दूना 38, 38 और 8 46, 8 बचे तो 80, तो 19 चक्कू 76, अभी तो 24 ही आ रहा है, 19 चक्कू 76, 4 बचे तो 40, बढ़ाया 0 लगाया दशमलव, 19 दूना 38, ये लगभग 24.2 आ रहा है। तो ये इससे तो बड़ा है ही, तो लास्ट में आंसर लिखोगे अतः 45/19, 20/19 पर अधिकतम मान बराबर 460/19। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, और यही आंसर दिया भी है बुक में। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, छठे का लास्ट पार्ट 5 नंबर में ये भी रहता है। बच्चों के 3 ग्रुप हैं बेटा, प्रायिकता का क्वेश्चन है। बच्चों के 3 ग्रुप हैं, और इन ग्रुप्स में बच्चों के 3 समूह हैं। मान लो ये पहला समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। अब इसमें कहानी ये हो रही है कि बच्चों के 3 समूह हैं, उसमें क्रमशः 3 लड़कियां 1 लड़का, इसमें 3 लड़कियां हैं 1 लड़का है, और फिर इसमें अगले समूह में 2 लड़की और 1 लड़का है, 2 लड़की है 1 लड़का है, और तीसरे वाले समूह में 1 लड़की और 3 लड़के हैं, 1 लड़की है और 3 लड़के हैं। ठीक बात। हर समूह से एक बार मैच कर लें, क्या सब कुछ सही से लिखा है। पहले वाले में 3 लड़कियां 1 लड़का, दूसरे वाले में 2 लड़की 2 लड़के, तीसरे में 1 लड़की 3 लड़के। हर समूह से यदृच्छया एक बच्चा सेलेक्ट किया। यदृच्छया मतलब अचानक से एक बच्चा लिया गया, देख कर नहीं लिया गया कि लड़का ले रहे हैं कि लड़की। एक बच्चा इससे लेना है, एक इससे लेना है, एक इससे लेना है। अच्छा, दूसरे वाले ग्रुप में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। दूसरे समूह में 2 लड़कियां, दूसरे 1 लड़का 2 लड़कियां, दूसरे समूह में 2 लड़के, और यहां पे 1 लड़की लिख गया है शायद, मुझे लग रहा है। और इसमें लिखा है 3 लड़कियां 1 लड़के, 2 लड़कियां 2 लड़के, 2 लड़कियां। हाँ ये अच्छा सही है, 2 लड़कियां 2 लड़के, यहां पे 2 लड़के हैं। और तीसरे वाले ग्रुप में 1 लड़की 3 लड़का। ठीक, अब आगे सुनिए। हर समूह से एक बच्चा चुना जाता है। एक बच्चा इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया। बच्चे कितने आ गए भाई? 3 बच्चे आ गए। अब ये कह रहे हैं तीनों बच्चों में 1 लड़की हो 2 लड़का हो। कैसे होगा? 1 लड़की हो 2 लड़का हो। अब जरा ध्यान से सुनना, 1 लड़की 1 गर्ल और 2 बॉय कैसे हो सकते हैं? तो ये घटना 3 तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे हो? सुनो भाई, हमें सबसे एक बच्चा लेना है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये 1 लड़की इससे ले लो और 2 लड़का इससे ले लो, इसी से। ऐसा नहीं कर सकते। इससे बच्चा 1 लेना है, 1 बच्चा इससे लेना है, 1 बच्चा इससे लेना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की बात तो मानो। तो ये घटना हो सकती है 3 तरीके से। सुनो कैसे। इससे लड़की, इससे लड़का लड़का, एक तरीका। इससे लड़की, लड़का लड़का, दूसरा तरीका। इससे लड़की, लड़का लड़का, तीसरा तरीका। यानी 3 तरीके हैं। लड़की, लड़का लड़का, लड़की, लड़का लड़का, लड़की, लड़का लड़का। तो तरीके हुए टोटल 3 तरीकों से घटना हो सकती है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 1 लड़की और 2 लड़के के चुने जाने की घटना। 1 लड़की और 2 लड़कों के चुने जाने की घटना निम्नलिखित प्रकार से घटित हो सकती है। निम्न प्रकार से घटित हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है समझना। 3 तरीके हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट।
पहला तरीका यह है कि पहले समूह से लड़की, पहले समूह से लड़की, दूसरे और तीसरे से लड़का चुना जाए, दूसरे और तीसरे से लड़का चुना जाए जिसकी प्रायिकता। दूसरा तरीका होता है कि दूसरे समूह से लड़की पहले और तीसरे से लड़का चुना जाए जिसकी प्रायिकता। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरे समूह से लड़की पहले और दूसरे से लड़का चुना जाए जिसकी प्रायिकता। ठीक है, पहले समूह से लड़की लें, इससे लड़की लड़का लड़का, लड़की लड़का लड़का, लड़की लड़का लड़का। चलिए इससे लड़की सेलेक्ट करते हैं। लड़की यहां है 3, टोटल है 4, तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता हो गई 3/4। आगे बढ़ चलो, पहले से लड़की ले ली, अब दूसरे तीसरे से लड़का लेते हैं। इसमें लड़का लीजिए, लड़के हैं 2, टोटल हैं 4, तो लड़का के चुने जाने की प्रायिकता 2/4। लड़की लड़का लड़की, इससे लड़का लड़का, इससे लड़का लीजिए, लड़का 3, टोटल 4, 3/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 9/4 चक्कू 16 दूनी 32। फिर आगे देखिए, दूसरे समूह से लड़की लें, इससे लड़की लीजिए, लड़कियां 2, टोटल 4, 2/4, इससे लड़की लें, लड़का लड़का, तो 1/4 ये हो गया, और इससे भी लड़का लें तो 3/4, लड़के 3, टोटल 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 4 चक्कू 16 दूनी, 4 चक्कू 16 दूनी 32। और क्या हो सकता है बेटा? और ये हो सकता है कि तीसरे वाले ग्रुप से लड़की ले लें, इसमें लड़की 1, टोटल 4, तो 1/4, एक लड़की टोटल 4, 1/4, इससे लड़की, इससे लड़का लड़का, इसमें लड़का क्या है 1/4, और इससे लड़का लो तो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 1 कम 1 1 कम 1, 4 चक्कू 16 दूनी 32। ये घटना हो सकती है 3 प्रकार से, लेकिन होगी तो एक ही प्रकार से। तो अभीष्ट प्रायिकता कैसे निकलेगी? जवाब दीजिए। तीनों को जोड़ देना है। अपवर्जी घटनाओं में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, क्योंकि ये घटना हो सकती है 3 प्रकार से, लेकिन होगी तो एक ही प्रकार से। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 9/32 प्लस 3/32 प्लस 1/32, तो 9 1 10 और 3 13/32, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 7वें क्वेश्चन का पार्ट है। एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि सत्यापित करो कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू आई, और फिर यहीं से ये बोल रहे हैं कि A इनवर्स भी फाइंड करना है। तो निकल ही आएगा। पहला काम आप ये करिए, एडजॉइंट A की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ा जाए? एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है? इस आव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। पहले इसके सारे सहखंड निकालेंगे, कोफैक्टर बोलते हैं जिनको। सहखंड क्या होते हैं? 11 12 13, फिर होता है 21 22, और फिर क्या होता है 23, फिर हो जाएगा 31 32 और 33। इसके चिन्ह देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो चिन्ह आपको सारे पता ही होंगे। -1 की पावर r प्लस c से निकलते हैं। इनको जोड़कर देख लीजिए, सम आ जाए तो प्लस और विषम आ जाए तो माइनस। एक बार हम लोग मैट्रिक्स भी मिला लें, सारा सही लिखा है हम लोगों का। 1 3 3 1 4 3 1 3 4। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपा लो। 4 चक्कू 16 और 3 3 9, 16 में से 9 गए तो 7। अब करना क्या है, सुनो ध्यान से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो छिपाएंगे और सेकंड कॉलम छिपाएंगे। तब क्या होगा? 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3, 4 में से 3 जाएगा 1, आगे माइनस है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छिपा लो। तो 3 1 कम 3, माइनस अपने पास से 1 × 4 4,
3 एक कम 3, 1 इंटू 4 4, 3 में से 4 गया -1 और उसके आगे प्लस आएगा तो भी -1। फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो छिपा लीजिए और फर्स्ट कॉलम। तो भैया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छिपेगा तो 4 तियां 12 माइनस 3 तियां 9, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो तो छिपी है, सेकेंड कॉलम भी छिपा लो। तो 4 एक कम 4 माइनस अपने पास से 1 तियां 3, 4 में से 3 गया तो 1। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 एक कम 3 माइनस अपने पास से 3 एक कम 3 और 1 इंटू 3 3, 3 में 3 गया 0, आगे माइनस तो भी 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए आगे क्या होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 तियां 9 माइनस 4 तियां 12, 9 में से 12 गया तो 3, लेकिन कैसा माइनस का। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देखिए ध्यान से, थर्ड रो है और ये सेकेंड कॉलम छिपाएंगे। 3 एक कम 3 माइनस अपने पास से 1 इंटू 3 3, 3 में 3 गया 0, के आगे माइनस तो भी 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 एक कम 4 माइनस अपने पास से 1 इंटू 3 3, तो 4 में से 3 गया 1। अब यहां लिखेंगे माना सहखंडों से निर्मित अवयव सी है, माना सहखंडों से निर्मित अवयव क्या है जी, सी है। तो सहखंडों से निर्मित अवयव सी है, सेकंड नोट कर लिए जाए भाई क्रम से जरा। 7 -1 -1, 7 -1 -1, 7 -1 -1, -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1। एडजॉइंट ए क्या होगा समझना, एडजॉइंट ए बराबर हो गया सी डैश। तो सवाल यह था किसी अवयव के सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव, इसका परिवर्त कर दो। फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, second row in the second column -3 1 0, and third row in the third column -3 0 1। एडजॉइंट ए तो आ गया, अब क्या किया जाए, इसके बाद हमें करना यह है कि a इंटू एडजॉइंट ए का जो मान है वो प्रूफ करके दिखाना है कि वो सारणिक a इंटू आई के बराबर होगा इसके। तो चलिए पहले तो सारणिक a निकाल लिया जाए। सारणिक a कैसे निकालें, चूंकि ये वर्ग अवयव है इसका सारणिक बन सकता है तो हम R1 से विस्तार कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। R1 से विस्तार करो, प्लस माइनस पे इसका चिन्ह प्लस अवयव 1, फिर रो और कॉलम छिपाओ, तो 4 चक्कू 16, 3 तियां 9, 16 माइनस 9, फिर इसका चिन्ह क्या है माइनस अवयव 3, 3 से जाने वाली रो और कॉलम छिपाओ, 4 एक कम 4, 1 तियां 3, तो 4 माइनस 3 प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है प्लस अवयव 3, फिर यहां पर रो और कॉलम छिपेगा, रो और कॉलम छिपेगा, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, माइनस लगाओ 1 इंटू 4 4, 16 में से 9 गए 7, 7 एक कम 7, -3 और 4 में 3 गया 1, 3 में से 4 गया -1, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, प्लस माइनस माइनस 7, 3 3 6 और 7 में से 6 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा, सारणिक ए का मान 1 आया। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर आते हैं, उसकी LHS ले रहे हैं। तो LHS क्या है बेटा, a इंटू एडजॉइंट है, a इंटू एडजॉइंट है। देखते हैं क्या आएगा, पहले नोट कर लिया जाए, a की वैल्यू नोट कर ली जाए। a की वैल्यू उस तरफ लिखी हुई है 1 1 1 3 4 3 एंड 3 3 4। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 7 -1 -1 -3 1 0 एंड -3 0 1। ए इंटू एडजॉइंट ए हमें करना है, ये वैल्यू बराबर आएगी सारणी के इंटू आई के। तो चलिए इनकी गुणा कराते हैं, रो उठाओ खड़ी करो, कॉलम से बढ़ाना है। 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3, फिर आगे बढ़े 1 इंटू -3 -3,
3 into 1 3, 3 into 1 3 और 3 into 0 0, 1 into -3, 3 into 0 0 and 3 into 1 3, 1 into 7 7, 4 into -1 4 एकम 4, 3 एकम 3, फिर 1 into -3 -3, 4 into 1 4 and 3 into 0 0, फिर ये वाली कॉल रो इससे बढ़ेगी, 1 into -3 -3, 4 into 0 0 and 3 into 1 3, 1 into 7 7, 3 into -1 -3, 4 into -1 -4, 1 into -3 3 into 1 3, 4 into 0 0, 1 into -3 3 into 0 0 and 4 into 1 4. अब अगर इसे हम सॉल्व करें, आगे बढ़ चलें इसमें, तो a इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या चल रहा है, देखिए a इंटू एडजॉइंट ए का मान हमें मिलेगा मैट्रिक्स के अंदर 3 3 6 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो गया, -4 -3 -7 +7 कट गया तो 0 हो गया, 3 4 7 -7 और +7 कट गया तो 0, 3 -3 कट गया तो ये भी 0, 4 में से 3 जाएगा 1 + 0 1, 3 में से 3 गया 0 + 0 0, 3 -3 कट गया तो कितना हुआ 0, 3 और -3 ये भी कट गया तो 0, और 4 -3 कितना हो गया 1 + 1. ठीक है. अब इंटू में यहां पर 1 तो अपने पास से लिख ही सकते हैं, 1 तो कहीं भी इंटू में लिख सकते हैं. a इंटू एडजॉइंट ए, ये क्या है, ये इकाई आव्यूह है. इकाई आव्यूह याद ही होगा जिसका मुख्य विकर्ण 1 और बाकी सब 0, और ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है जो शुरू में हम लोगों ने निकाल भी चुके हैं. आप देख लो, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 है, तो 1 को हम लोग ने डिटर्मिनेंट a लिख लिया और हमारा डेरिवेशन हमें मिल गया. a इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणी के इंटू आई. इसमें एक काम हमें भी और करना है, हमें a इनवर्स फाइंड करना है. a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a. चूंकि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 है, इस स्थिति में a इनवर्स और एडजॉइंट a आपस में बराबर हो जाते हैं, और एडजॉइंट a आपने जो निकाला था वही आप नोट कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा. और एडजॉइंट a हमारा ऊपर निकला था. एडजॉइंट a क्या था देख लेते हैं एक बार. एडजॉइंट a ये लिखा हुआ है 7 -3 -3, 7 -3 -3 एंड -1 1 0 -1 0 1, और यही आंसर. अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन 7 का खा पार्ट, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर वर्ष आता है. ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना होता हो. तो देखते हैं. आव्यूह विधि से इनको हल करना है. x + y + z बराबर 16 छपा है, अग्रवाल अनसॉल्व में गलत छपा है, 16 की जगह पर 6 है. बाकी राजीव और दूसरी कंपनी के अनसॉल्व में देखने पर पता चलता है यहाँ पे 6 है, तो सही कर लीजिए अग्रवाल अनसॉल्व जिनके पास है. बाकी तो इक्वेशन ठीक लिखी हैं. इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से हम लोग सही कर लेते हैं. सारे टर्म एक तरफ कर लिए जाते हैं ना. प्लस का 2y इधर आया तो -2y, प्लस 2y इधर आया तो प्लस 2y, प्लस 2y इधर आया तो -2y, प्लस z बराबर 0. इक्वेशन नंबर 3. ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3 हो गया. अब सबसे पहले यहां लिखेंगे दिए गए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर ये होता है आव्यूह समीकरण. इसमें हम लोग क्या करेंगे, a x b के मान लिखेंगे. a होता है x y z के गुणांकों का आव्यूह. यहां पर देखेंगे तो 1 1 1 1 1 1. कैपिटल X वो, अच्छा इसके x यहाँ पे नहीं है, तो x नहीं है तो मानकर चलेंगे 0x है ना. 1 y 3 z, तो 0 1 3 0 1 3. यहाँ x y z के गुणांक अगर देखेंगे तो 1 -2 1 1 1 -2 1.
कैपिटल एक्स वो चर है जिनका हमें मान चाहिए, वो हैं एक्स, वाई और जेड। और कैपिटल बी है 6, 11, 0, 6, 11 एंड 0। ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए, एक्स वाई जेड के गुणांक लिखते हैं 1, 1, 1, 0, 1, 3, और फिर यहां से लिखना है, इसको इधर ला के लिखना है 1, फिर वाई का लिखना है क्योंकि वाई के लिखे ना, इसके बाद 1 - 2, 1। अब इसमें ये इन्होंने किया 2y को उधर ले लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना 2y को इधर लाना है और बीच में ही रखना है, पहले x लिखना है फिर y फिर z, तो 1 - 2, 1। कैपिटल एक्स वो चर जिनका मान चाहिए और b इधर वाले 6, 11 और ये 0। अब क्या है, यहां से कैपिटल एक्स बराबर हो जाता है a इनवर्स b। क्यों होता है वो आप पढ़ चुके हैं, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करते हैं, a इनवर्स इंटू a i, i इंटू x और a इनवर्स इंटू b। तो फर्स्ट हमें a इनवर्स चाहिए। अब बेटा a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, यानी पहले हमको क्या चाहिए, पहले डिटर्मिनेंट a चाहिए फिर एडजॉइंट a चाहिए, डिवाइड करेंगे। इसके सारणिक का मान निकालते हैं, R1 से विस्तार कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस, अवयव 1, रो और कॉलम छिपाओ, 1 एकम 1, माइनस अपने पास से, फिर 3 दूना 6, -6 लिखेंगे तो +6 हो जाएगा, प्लस इसका चिन्ह माइनस, अवयव 1, फिर रो और कॉलम छिपाओ, 0 × 1 0, माइनस अपने पास से लिखेंगे, 1 × 3 3, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है, +1। अब यहाँ पे रो और कॉलम छिपाओ, 0 × -2 0, माइनस अपने पास से, फिर 1 × 1 1, फिर 6 और 1 7, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस, 1 × 3 3 और 1 एकम 1 -1, 7 3 10 में से 1 गया 9, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आई बेटा 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद चूंकि डिटर्मिनेंट a 9 आया है, वो नॉन जीरो है, इसका मतलब इनवर्स निकल सकता है। तो अब एडजॉइंट a की तरफ बढ़ेंगे। एडजॉइंट a क्या होता है, एडजॉइंट a होता है सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम सारे इसके सहखंड निकालेंगे जिनको कोफैक्टर बोलते हैं, माने 11, 12, 13, फिर हो जाएगा 21, 22, 23, 31, 32 और 33। अब क्रम क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए शुरू करते हैं। 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1, फिर माइनस अपने पास से, 3 दूना 6, -6 लिखेंगे तो +6, 6 और 1 7, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 0 × 1 0, माइनस अपने पास से लिखेंगे, 1 × 3 3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। अभी क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 × -2 0, -1 × 1 1 और प्लस माइनस 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 का 1। अभी हम यहां पर सेकंड रो छुपाने वाले हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपेगा। तो 1 × 1 1, माइनस अपने पास से, 2 एकम 2, -2 लिखोगे तो यहाँ +2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, आगे -2 है ही। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला छुपाएंगे तो कॉर्नर के 4 बचेंगे। 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, माइनस अपने पास से, 1 × 1 1, 1 में 1 गया, 0 के आगे प्लस तो भी 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 एकम 2, माइनस का 2 और फिर माइनस अपने पास से, 1 × 1 1, 2 1 3, समान चिन्ह जोड़ते हैं, 2 1 3, -3 के आगे माइनस आया तो फिर +3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो छिपा लें और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस अपने पास से, 1 × 1 1, 3 में से 1 गया 2। अब बताइए थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम बताइए क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस अपने पास से, 0 × 1 0 और 3 में 0 जाएगा तो 3, लेकिन आगे माइनस है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए, 1 × 1 1, माइनस अपने पास से, 1 × 1 1, -0 × 1 0, 1 में 0 गया 1। अभी ये सारे सहखंड आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे। तो यहां लिखने वाले हैं हम लोग कि माना सहखंडों से निर्मित आव्यूह C है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे, बनाइए। 7 3 -1, 7 3 -1
और -303 एंड 2 - 3 1, 2 - 3 1। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए हो जाता है सी डैश, सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त कर दीजिए, फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इन द सेकेंड कॉलम -303 एंड थर्ड रो इन द थर्ड कॉलम 2 - 3 1। ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है जी? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए का मान वापस उतार लीजिए, 7 3 - 1 -303 एंड 2 - 3 1। डिटर्मिनेंट ए का मान है, निकाल के पीछे देखेंगे 9 आया था शायद। कितना आया था? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखिए आपने 9 आई है। तो भाई डिटर्मिनेंट ए को 9 बटे में, 9 बटे में लिखो या आगे 1/9 लिख दो, एक ही बात है। अब ax बराबर b से हम लोगों ने शुरू किया था, x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। कैसे होगा जानते हो? इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। कैपिटल X क्या है? वो चर है जिनका मान चाहिए, x y z है। और क्या होगा? a इनवर्स क्या है? a इनवर्स क्या है? a इनवर्स ये है 1/9 और 7 3 - 1 -303 एंड 2 - 3 1। कैपिटल बी क्या है? कैपिटल बी क्या है जी? कैपिटल बी वो चर है जिनका मान चाहिए, नहीं कैपिटल एक्स वो चर होते हैं जिनका मान चाहिए। कैपिटल बी जो कांस्टेंट दिए रहते हैं वो होते हैं। इधर कैपिटल बी में था 6 11 0। कैपिटल बी क्या था? 6 11 0। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो रो उठाओ, खड़ी करो कॉलम से, 7 छंग 42, 11 तियां 33 और 2 × 0 0, 3 छाक 18, 0 × 11 0, -3 × 0 0, -1 × 6 -6, 11 तियां 33 और 1 × 0 0। 1/9, 42 में 33 घटाओ, 12 में से 3 गए 9 और 3 में 3 गया 0, 18 में 0 0 जोड़ो 18, 33 में से 6 घटेंगे तो हो जाएगा 27। अब 9 से बेटा कर लो अंदर भाग, इधर चल रहा है XYZ और 9 से अंदर कर लीजिए भाग, तो क्या होगा? 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 तियां 27। कंपेयर करें तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो ये बेटा आंसर आ गया। अच्छा, इसका आंसर चेक हो सकता है तो जरूर चेक करें, एक बार आंसर चेक कर लें बिना अनसॉल्व्ड में आंसर देखे कैसे चेक होता है आंसर, क्योंकि ये 8 नंबर का सवाल है तो बिना आंसर चेक करे तो पेपर में छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो अभी ठीक करते हैं इसको, ठीक है। अब एक्स वाई जेड के जो मान आ गए वो 1 2 3 आए, हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 रख करके देखेंगे जरा। यहाँ पे 1 + 2 + 3 तो 3 2 5 1 6, ठीक बात। इसमें 2 रखें और यहाँ पे 3 रखें, 3 3 9, 9 और 2 11। फिर 1 2 3, यहाँ पे 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 3 4, 2 2 = 4। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सवाल अगर 16 लेकर लगाएं तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, तब भी लग जाएगा, बट अनसॉल्व्ड में आंसर दिया है। पेपर में भी 6 ही आया था, आप लोग 16 से भी लगा के देखिएगा, आंसर बदल जाएगा, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा तो लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 8वें का पार्ट। इसका जो खा पार्ट है वो तो प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है, कुछ अनसॉल्व्ड में लिखा ही है तो उसको लगाना ही नहीं है। 8वें का करना है 0 to π x dx बटे ये। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और प्रगुण पर आधारित एक प्रश्नावली होती है, उसी से ये प्रश्न लिया गया। लगेगा कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे जहाँ जहाँ x है ना, प्रगुण लगा दो,
अपर माइनस एक्स, जहां एक्स वहां पे हम अपर लिमिट माइनस एक्स यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो इस फंक्शन के अंदर 3 जगह एक्स है। कितनी जगह एक्स है? 3 जगह। तीनों जगह क्या लिखेंगे? अपर माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। फिर क्या होगा? 0 से पाई है, पाई माइनस एक्स डी एक्स, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा पे वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर आगे देखें, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, उस पर वर्क करेंगे तो प्लस ही रहेगा। फिर ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें तो आई 2i, लिमिट्स दोनों में सेम है, 0 से पाई, 0 से पाई, बिल्कुल लिमिट सेम है। दोनों का हर भी समान है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? dx कॉमन है। क्या कॉमन है? dx। बचा क्या? x प्लस पाई माइनस एक्स। अब x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई निकल के बाहर आ गया, 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे होगा भाई? अब हम इसमें क्या करेंगे? अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे। अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। तो जब हम इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो रूल हमारे पास ये रहता है कि आंसर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग, नीचे सारे हम tan बना लेते हैं, ऊपर सेक स्क्वायर, और नीचे tan को t मानते हैं, ऊपर वाला रिपीट में आता है। देखिए क्या होगा। तो यहां पे जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और यहां पर भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर। अभी आप tan को t इसलिए नहीं मान सकते कि 0 से पाई लिमिट पर कभी भी tan को t मत मानो, क्योंकि अगर लिमिट चेंज करने जाएंगे तो वो 0 0 हो जाएगी। आप चेक करो, tan 0 0, tan पाई 0। कारण ये भी होता है क्योंकि 90 पर जो होता है tan डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। आप इतना समझ लो, अगर t मानने पर कभी लिमिट 0 0 या इक्वल होने लगे तो वहां t नहीं मानना है, आपको वहां पर अपर लिमिट आधी करने वाला प्रगुण लगाना है। अपर लिमिट आधी करने वाला प्रगुण होता क्या है, लिख देते हैं एक बार यहां पर। अपर लिमिट आधी करने वाला प्रगुण ये है कि अगर 0 से 2f(x) dx लिखा हो तो इसके 2 रिजल्ट रहते हैं बेटा। फंक्शन दोगुना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आधी, फंक्शन वैसे का वैसे ही, और एक रिजल्ट इसका रहता है 0। ये वाला तब होता है जब f अपर माइनस एक्स का मान अगर प्लस fx हो, और अगर इसका मान माइनस fx हो तो 0 हो जाता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम fx मान लें। क्या मान लें? fx। और f अपर माइनस एक्स चेक करें, अपर माइनस एक्स मतलब जो लिमिट है अपर, अगर उसका मान प्लस fx आया तो ये रिजल्ट यूज करें, और माइनस fx आया तो 0 यूज करें। तो देखते हैं, पहले तो प्रगुण याद कर लें अच्छे से। इसको हम fx ले लें बेटा, ये fx है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। इस फंक्शन को हमने fx मान लिया। अब हम f अपर माइनस एक्स चेक करने जा रहे हैं। अपर क्या है? पाई। x की जगह पर पाई माइनस एक्स यहां रखा है तो उधर भी रखोगे ही। सेक स्क्वायर x की जगह पर पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह पर वही अपर माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। फिर सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा पे वर्क पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। फिर tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा पे वर्क पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। ये है क्या बेटा? ये तो वही आ गया पूरा, प्लस fx। f अपर माइनस एक्स का मान अगर माइनस fx आता तो रिजल्ट 0 लिख देते, लेकिन अगर प्लस fx आएगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम फंक्शन दोगुना, फंक्शन क्या करेंगे? दोगुना
इस फलन को दोगुना करेंगे, फंक्शन दोगुना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आधी। फिर से सुनिए क्या रूल होता है, फंक्शन दोगुना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आधी, और फंक्शन वैसे का वैसे ही नोट कर लेते हैं। ये है क्या, ये प्रगुण का यूज हुआ है इसमें, a² + b² tan² x। अभी क्या करना है, अब इसमें आप क्या करें, 2 से 2 फिलहाल कैंसिल ही कर दें, इसमें आप b tan x को t मान लें। तो क्या होगा भैया, b tan x को t मानने से tan x का क्या होगा sec² x, t का क्या होगा dt/dx, sec² x dx बराबर कितना dt/b, b गया बटे में, हटो। तो i बराबर क्या होगा पाई, x को 0 लिखो tan 0 0 0 इंटू बी 0, x को यहाँ 90 लिखो tan 90 इनफाइनाइट इंटू बी इनफाइनाइट। sec² x dx का मान कितना जवाब दीजिए dt/b, b आया बाहर, a² प्लस यहाँ पे वर्क कर दो b² tan² इज t²। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a² + x² का 1/a tan इनवर्स x/a यानी t/a, 1/a tan इनवर्स x/a t/a हो जाए, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, पाई इंटू 1 पाई/ab, t को आप इन्फिनिटी लिख दीजिए, इन्फिनिटी बटे a इन्फिनिटी, और फिर tan इनवर्स 0 बटे a 0। tan में पाई/ab लिखा हुआ है, tan में इन्फिनिटी मान किसका होता है बताइए, पाई/2, और tan में 0 मान 0 का, पाई की गुणा क्या हो गई, π²/2ab, एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका सोल्यूशन है। कई बार ये सवाल छप के आता तो राइट हैंड साइड दिया रहता है, ठीक है। इसका जो खा पार्ट है वो क्वेश्चन में ही, आंसर में ही छपा है, प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, गलत छपा है, हालांकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक है बुक में, देख करके करने की कोशिश करिएगा। 90 का पार्ट देखिए, बताइए इस एक्सरसाइज में प्रगुण से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं, यानी प्रगुण वाली एक्सरसाइज से 16 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 8 नंबर में एक और 8 नंबर में एक और। देखिए 0 से पाई log 1 + x dx की वैल्यू हमें निकालनी है और -π log 2 आना चाहिए। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को i मान लें, 0 से पाई log 1 + x dx। कई मेथड्स हैं इसको लगाने के, एक तो तरीका ये भी होता है कि हम cos का 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला खोले तो भी लग जाता है, दूसरा तरीका है हम सीधे प्रगुण लगा दें, प्रगुण ही लगाते हैं। चलिए, तो जहां जहां x है वहां x है कहाँ, एक ही जगह तो है फंक्शन के अंदर, वो तो dx है। तो जहां x होता है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अपर माइनस x, अपर माइनस x का मतलब π-x dx। अभी क्या होगा, 0 से पाई log cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा dx। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसे बनाएंगे 1, इसे बनाएंगे 2। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट i 2i, लिमिट्स दोनों में सेम है, 0 से पाई यहाँ भी वहाँ भी। तो आप एक काम करो, जोड़ते समय dx को किनारे करो, इनको पास में करो, log 1 + cos x प्लस log 1 - sin x, सॉरी 1 - cos x dx। और फॉर्मूला एक तुमने पढ़ा होगा, जब भी log m + log n होता है log mn हो जाता है, log m + log n log mn हो जाता है। log की प्रॉपर्टी से दोनों अगर मल्टीप्लिक ऐड हो रहे हैं या 3 पद ऐड हो रहे हैं वो सारे मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, log 1 + x × 1 - cos x dx। फिर इसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। 2i बराबर क्या होगा, चल रहा है 0 से पाई log, यहां वर्गांतर हो जाएगा a + b, a - b, ये हो जाता है a² - b², a² - b², a² यानी 1 का वर्ग 1, a² - b² यानी cos² x। आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई log 1 - cos² थीटा, ये हो जाता है sin² थीटा dx। फिर एक फार्मूला है log m की पावर n log m, 2 उतर के आगे आएगा log की प्रॉपर्टी से, 2 बाहर, 0 से पाई log sin x dx, log m की पावर n 2 आगे आ गया log sin x dx।
तो ये 2i आया, 2 से 2 कैंसिल, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बन गया, उसके जैसा बन गया, 0 से पाई log sin x dx। थोड़ा सा अंतर है अभी उस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे लगते हैं, 0 से π/2 log sin x dx होता है उसमें। तो ये हम लिमिट आधी कर सकते हैं, एक प्रगुण है अपने पास ऐसा। तो इसमें सबसे पहले इस फंक्शन को हम fx मान ले रहे हैं, और हम यहां पर f अपर माइनस x चेक करेंगे। अपर लिमिट आधी करने वाले प्रगुण लगाने में यही चेक करा जाता है। log sin x की जगह पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स। अभी क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और log sin x को हम जानते हो क्या लिखेंगे, fx। तो f पाई माइनस एक्स का मान हो गया fx। f पाई माइनस एक्स का मान क्या हो गया भाई, fx। f अपर माइनस एक्स का मान प्लस fx है, क्या है, अच्छा ये माइनस fx आता तो रिजल्ट 0 होता है, अगर प्लस fx आए तो रिजल्ट होता है फंक्शन दोगुना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आधी, और फंक्शन वैसे का वैसे ही। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेन क्वेश्चन बन गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर आप बना लीजिए 3, और इसे आप अलग से उठा लीजिए, बल्कि आप इसे एक काम करो, इसको कुछ नया नाम दे दो, i बराबर 2i1, इसको i1 नाम दे दो। इसे इक्वेशन नंबर 3 या जो भी ऊपर से बन रही हूँ इक्वेशन देख लेते हैं। 1 2 बन चुकी, तो इसे 3 बना लिया। अब i1 अलग से उठा लेंगे। i1 क्या है जी, 0 से π/2 log sin x dx। कहने का मतलब हमने क्या करा, ये 2 को छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। हमने कहाँ टांगे टांगे घूमेंगे पूरे सवाल भर, 2 छोड़ दीजिए, इतना सॉल्व करते हैं, करते रहेंगे। जब ये i1 आ जाएगा, लास्ट में i1 का डबल करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। इस बात का ध्यान भी रखना, ये नहीं कि 2 छोड़े बैठे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन i है, i1 नहीं है। इसमें प्रगुण यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रगुण क्या है कि जहां जहां x होता है वहां अपर माइनस x रख सकते हैं, 90 माइनस x। अभी क्या होगा, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है बेटा, कॉस एक्स dx। अब आप इसे इक्वेशन बनाओ 4 और इसे बनाओ 5। अब 4 और 5 को आप ऐड कर लो भाई, तो i1 और i1 कितना हो जाएगा, जवाब दो, 2i1। लिमिट दोनों में सेम है, 0 से π/2 यहां भी है, 0 से π/2 यहां भी है। dx दोनों में बाहर लिखेंगे, log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x, और आगे चल रहा है dx। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये चल रहा है 2i1 बराबर, जोड़ा था ना हमने, इधर 2i1 चल रहा है बराबर 0 से π/2, और जब भी log में log जुड़े, log m प्लस log n, तो log mn हो जाता, log में गुणे हो जाती, sin x इंटू कॉस एक्स dx। अब यहां पर एक काम कर ले, 2 से गुणा और 2 से भाग कर लें, जो करते ही हैं यहां पर जब भी साइन कॉस बनता है। तो 2 से गुणा कर ली, 2 sin x cos x, और 2 से भाग कर लिया। इसके बाद क्या करना है जी, 0 से π/2 चल ही रहा है, 2 sin a cos a sin 2a sin 2x अपॉन 2 dx। एक और प्रॉपर्टी लॉग की तुमने पढ़ी होगी, जब भी लिखा हो log m बटे n, ये हो जाता है log m माइनस log n। log के आगे जब भी अपॉन में आएगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो 0 बटे लिमिट 0 से π/2 log m बटे n हो, तो इसको लिख लेते हैं log m log sin 2x dx, ये अलग चला जाएगा, log sin 2x dx, माइनस 0 से π/2 ये अलग चला जाएगा, log 2 dx। दोनों अलग अलग आ गए, अपॉन में है तो माइनस में हो जाता, log sin 2x log 2 dx, 2i1 बराबर। अच्छा ये रिपीट हो सकता है। अब आप एक बात ध्यान से समझो जरा, ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व ही हो गया log 2। अगर i1 को ध्यान से देखें, i1 आपने माना क्या था, इसको रिपीट कराते हैं। चलिए, i1 आपने माना क्या था, 0 से π/2 log sin x dx माना था। ये भी 0 से π/2 log sin x dx है, बस इसमें x की जगह पर क्या है, 2x। तो एक काम कर लें, 2x को t मान लेते हैं, 2x को क्या कर लेते हैं,
2x को t मान लेते हैं भाई, तो 2x का 1 t का dt ओवर dx, dx नीचे से इधर आ गया, तो फाइनली dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, 2 बटे में। तो 2i1 बराबर क्या चल रहा है, जहां कहीं भी हम t मानते हैं वहां लिमिट जरूर चेंज करते हैं, करो चेंज। x को 0 लिखो, 0 इंटू 2 0, x को π/2 लिखो, 2 2 कट गया तो पाई, लॉग साइन 2x को हमने t लिखा और dx को लिखा dt अपॉन 2, माइनस लॉग 2 निकल के बाहर आ गया, लॉग 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यहां बचेगा 1 बाहर जाने पर, तो 1 dx x होता है, लिमिट लगा दो 0 से π/2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्या करना है जी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वही सवाल बन गया, 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी, इसमें एक प्रगुण लगाओ पहले, ये 2 बाहर निकालो साथ में, टू i1 इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आया 1/2, 0 से पाई 2 बाहर। एक प्रगुण ये रहता है कि अगर लिमिट वही रखें तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। एक प्रगुण नंबर 2 ये होता है कि लिमिट्स वही रखें, फंक्शन वही रखें तो वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको चर बदल सकते हैं। 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी है, इसको लॉग साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लॉग साइन टी डी टी को लॉग साइन एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। माइनस लॉग 2 चल ही रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब ये हो जाएगा जहां x है वहां पर π/2 रख दो, फिर जहां x है वहां पे 0 लिख दो। अब यार इसमें क्या करा जाए, अब बात यह कि रिपीट हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी सी कमी रह गई है। देखिए ध्यान से, यहां देखिए i1 ये था 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये था 0 से π/2 लॉग साइन, 0 से अगर π/2 हो जाए ये तो काम बन जाए। इसको हम लोग चेक तो कर ही चुके हैं शुरुआत में, एफ एक्स मान के एफ अपर माइनस एक्स प्लस एफ एक्स आता है, तो इसमें फिर से हम अपर लिमिट आधी करने वाला प्रगुण अप्लाई कर दे रहे हैं। प्रगुण ये कहता है इस फंक्शन को हम कर देंगे डबल और अपर लिमिट कर देंगे आधी, और फंक्शन हम एज इट इज नोट कर लेंगे जैसा वो है। अब ये लिखा है π/2 में 0 जाएगा, π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, 2i1 बराबर 0 से π/2 log sin x dx। आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को आप ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 4 से 0 से π/2 log sin x dx, इसको हम क्या लिख लेंगे i1 माइनस π/2 log 2, 2i1 में i1 घटा दीजिए तो बचेगा i1 बराबर माइनस π/2 log 2, i1 बराबर माइनस π/2 log 2। अच्छा आप ध्यान से देखो, सवाल तो ये था i, समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 से i बराबर 2i1 है, i1 का मान है माइनस π/2 log 2, 2 2 कट गया, और फाइनल आंसर इज माइनस पाई log 2। इस सवाल को लगाने का ये एकमात्र तरीका नहीं है, और भी बेहतर तरीके हैं, आप कोशिश करिएगा, हमने एक तरीका आपको बता दिया। इसके बाद इस सेट का आखिरी प्रश्न 9वें का खा पार्ट, अवकल समीकरण से बताइए 16 नंबर में इस सेट में आया, एक 8 नंबर में और आया है, 8 क्या वो 5 नंबर में आया, 5 नंबर में और 8 13 नंबर में, और प्रगुण वाली प्रश्नावली से 16 नंबर में। तो अच्छा अनसॉल्व, अच्छा सेट नहीं बना है ये। dy ओवर dx प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब देखिए दोनों क्वेश्चन जो डिफरेंट अवकल समीकरण से आए दोनों लीनियर आ गए, ये भी लीनियर था और ये भी, वो x में लीनियर था, ये y में लीनियर है। तो कंपेयर करेंगे dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर q से, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। तो जब हम तुलना करेंगे तो ये डेरिवेटिव इसके बराबर, y बराबर इसके है, तो p किसके बराबर होगा, p बराबर हो जाएगा कॉट एक्स के, q किसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स के। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता ही है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, पी क्यू के मान निकालते हैं, दूसरा स्टेप होता है हम IF निकालते हैं। IF का फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू कितनी है, p क्या है कॉट एक्स,
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन। फिर एक फार्मूला ए की पावर लॉग एक्स एक्स होता है, एक फार्मूला है याद कर लीजिए, ए की पावर लॉग एक्स एक्स। ई और लॉग की दुश्मनी चलती, मार डालते हैं एक दूसरे को, एक्स बचता है। तो ए की पावर लॉग साइन एक्स होता है। अब चूंकि ये वाई में लीनियर है तो फार्मूला स्टार्ट होगा वाई के साथ। किसके साथ फार्मूला स्टार्ट होगा? वाई के साथ फार्मूला आएगा, वो है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। ये फार्मूला है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है साइन एक्स, वाई साइन एक्स। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू ये है बड़ी सी, नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले रख लिया जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन एक्स, आई एफ की वैल्यू साइन एक्स आई है। और क्यू की वैल्यू क्या है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स डी एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x साइन एक्स डी एक्स, एक तो ये हो गया। आगे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, कॉट को कॉस बटे साइन, इनटू में साइन चलेगा, ये डी एक्स हो गया भाई, कैंसिल हो गया। इसमें लगा दो खंडशा, इसे पहला इसे दूसरा मान लो और ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों को करने की जरूरत नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा इसमें। देखिए ये सब आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। पहला पद दूसरे का समाकलन, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, पहले का अवकलन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x होता अवकलन, दूसरे का समाकलन कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। अब ये माइनस का इंटीग्रेशन और ये प्लस का दोनों चले गया। फाइनल रिजल्ट आया वाई साइन एक्स बराबर, इधर चल रहा था वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट क्या है सी। इसमें देखना ये भी है कि एक्स वाई के मान तो नहीं दिए हैं, तो जवाब है हाँ दिए तो हैं, दिए तो हैं। और एक्स वाई के मान अगर दिए होते हैं तो हम लोग उसका विशिष्ट हल करते हैं, लिखा भी है। और विशिष्ट हल का मतलब ही होता है कि उसमें सी का मान निकाल के रखते हैं। तो देखिए जरा, x बराबर कितना दिया है? π/2, और y बराबर कितना दिया है? 0 रखते हैं। y का मान जब 0 रखेंगे, 0 से गुणा सब 0, x का मान π/2 का वर्ग करो π²/4, π/2 का वर्ग करो π²/4, यहाँ पे π/2 रखो तो साइन 91 और c ये लिखा है। 1 से गुणा करो π²/4, इधर आया तो माइनस π²/4 c का मान यहाँ रख देते हैं। तो y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, c का मान माइनस π²/4, c का मान यहां पर रख दीजिए, c का मान माइनस π²/4। साइन एक्स से भाग कर दो, दोनों पक्षों में साइन एक्स से भाग, साइन से भाग, साइन साइन कट गया तो y, यहां साइन साइन कट गया तो एक्स स्क्वायर, ना करें तो भी ये सही है, यहीं पे माइनस π²/4 साइन एक्स। और यही आंसर आपका अनसॉल्व्ड में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।